नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी संसार में। जैसा कि हम लगातार यूजीसी नेट सिलेबस में यूनिट 5 के अंतर्गत बाबा नागार्जुन की कविताओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बाबा नागार्जुन की एक दूसरी कविता जो कि सिलेबस में है, शासन का बंदूक, पे बातचीत करेंगे। ये कविता 1966 में प्रकाशित हुई और कविता का जो मूल छंद है वो दोहा छंद है। दोहा छंद की जब बात करते हैं तो हमारे ध्यान में भक्तिकाल और रीतिकाल के में रचे गए साहित्य आते हैं कि मुख्य रूप से दोहा जो है भक्तिकाल और रीतिकाल के ही छंद हैं। लेकिन बाबा नागार्जुन आधुनिक काल में स्वतंत्रता के बाद की कविता में दोहा छंद का प्रयोग करते हैं और एक छोटी सी कविता लिखते हैं जिसको शीर्षक देते हैं शासन का बंदूक। शासन का बंदूक शीर्षक पढ़ के ही समझ आना चाहिए कि ये कविता जो है एक विद्रोही चेतना की पंक्तियां इसमें मिल सकती हैं और एक विद्रोही स्वर इसमें स्फुटित हो सकता है। ये कविता तत्कालीन समय की राजनीतिक व्यवस्था पे एक व्यंग है जिसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा बनाई जाने वाली सरकारी नीतियां हमेशा मनुष्य के विरोध में ही होती हैं और उनसे आसपास के जीव जंतु पशु पक्षियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कविता के अंत में जाके हमें ये बात पता चलता है। कविता को पढ़ेंगे, फिर कविता की पंक्तियों को पंक्तिवार व्याख्या करते हुए कविता के एक गहन अध्ययन की तरफ हम अग्रसर होंगे। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है कि खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, बढ़ी बध उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बढ़ी बधिरता 10 गुनी बने बिनोबा मूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूठ पर बैठ गई कोकिला मूक, बाल न बांका कर सकी शासन का बंदूक। शासन की बंदूक जो एक ये शीर्षक है, इससे आप एक संकेत के तौर पे ले सकते हैं कि ये विद्रोही स्वर का संकेत दे रहा है। और हम पहली पंक्ति जब हम कविता की पढ़ रहे हैं तो क्या लिखे हैं नागार्जुन कि खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक। कंकाल शब्द का यूज करते हैं। कंकाल क्या होता है कि आदमी के मरने के बाद बची हुई हड्डियों का संरचना, जिसे कंकाल कहा जाता है। और नागार्जुन लिखते हैं कि खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। कि ये जो कंकालों का ये संरचना जो है ये पूरे आसमान में खड़ा हो गया है और चाप कर खड़ा हो रहा है। मतलब एक जोर देकर इस पंक्तियों पे कहना चाहते हैं, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। और ये कंकाल इस रूप में खड़ा हुआ है कि आसमान में एक विराट बंदूक की तरह प्रतीत हो रहा है। और वो बंदूक किस तरह से? शासन के बंदूक के रूप में। अगली पंक्ति में कहते हैं कि उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। 1966 में जब ये कविता प्रकाशित हुई या लिखी गई, उस समय भारत में इंदिरा गांधी का शासन था और नागार्जुन या फिर भारत के आम जनमानस का ये उम्मीदें थी कि अब स्वतंत्रता मिल गई है तो अब अपने राय होंगे, अपनी नीतियां होंगी, अपने तरीके के तौर तरीके के जीवन होंगे, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपने मन और इच्छा के अनुसार हम काम कर सकेंगे। लेकिन उन सारी उम्मीदों पे पानी फेरते हुए उस पूरी हिटलरी गुमान यानी कि अहंकार की बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी एक सत्ता काम कर रही है आम जनमानस के ऊपर, जिसमें सारे
जो शासन की बंदूक है वो कानी हो गई है। कानी शब्द का यूज किए हैं। नागार्जुन की कविता जब हम अकाल और उसके बाद पढ़ रहे थे तो उसमें भी कानी कुतिया का यूज आया था। कानी शब्द नागार्जुन एक व्यंग के रूप में करते हैं कि कानी हो गई शासन की बंदूक, कि आम जनमानस जो स्वतंत्र होने के बाद खुशियां मना रहा था कि अब हमें आज़ादी मिल गई, हम अपने इच्छा के अनुसार अब जीवन यापन कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और हिटलरी गुमान, यानी कि वो जो हिटलर जो उस समय अपने देश में जिस हिसाब का शासन लगाया हुआ था, ठीक उसी तरह का शासन भारत में देखने को मिलता है आम जनमानस के ऊपर, और उसमें शासन की बंदूक कानी हो गई है। ऐसा नागार्जुन अपनी कविताओं में अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं और राजनीतिक व्यवस्था पे एक व्यंग कसते हैं कि बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोबा मूक, धन्य 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 वह शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोबा मूक। विनोबा जी का नाम आया है, विनोबा जी का जिक्र हुआ है इन पंक्तियों में। विनोबा का पूरा नाम जो है विनोबा भावे, जिनको हम भूदान आंदोलन के नाम से जानते हैं। और उस समय या फिर इस समय भी कुछ आंदोलन जीवी लोग हैं जो सरकार के इशारे पे आंदोलन करते हैं। जैसे हम कुछ वर्ष अगर पहले की बात करें तो एक अन्ना हजारे को हमने देखा होगा आंदोलन करते हुए। तो कुछ इस तरह के आंदोलनकारी हैं, या फिर विनोबा भावे भी कुछ इसी तरह के आंदोलनकारियों में से थे कि वो सरकार की इशारों पे आंदोलन करते हैं, ऐसा नागार्जुन का मानना है। तो कहते हैं कि बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक। एक तो वैसे ही शासन की बधिरता जो है वो बढ़ गई है, और बढ़ते बढ़ते 10 गुनी तक बढ़ गई है, और विनोबा भावे जैसे आंदोलनकारी जो कि आम जनमानस के स्वर हैं वो भी मूक हो गए। आज हम देखते हैं कि आंदोलन करने का एक और भी तरीका आ गया है सामने, मौन। मौन होके यहाँ नागार्जुन कहते हैं कि बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक, कि सरकार की बधिरता वैसे ही 10 गुनी बढ़ती जा रही है, और विनोबा जैसे तमाम आंदोलनकारी जो आम जनमानस के स्वर के रूप में काम करते हैं, आम जनमानस की आवाज हैं, वो भी अपना मौन साधे बैठे हुए हैं। तब कहते हैं कि धन्य वह शासन की बंदूक, और वो शासन की बंदूक धन्य है जिसकी जो सरकार की बधिरता को भी बढ़ा दे रही है और ऐसे आंदोलनकारियों को भी मौन करा दे रही है कि सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक। पंक्तियों को पकड़िए और फिर इन पंक्तियों में दो शब्द आए हुए हैं कि सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक। सत्य और अहिंसा के मार्ग पे हम, सत्य और अहिंसा शब्द जो ही लिया जाता है हमारे दिमाग में महात्मा गांधी का चेहरा बनता है, क्योंकि महात्मा गांधी का जो मार्ग रहा है वो सत्य और अहिंसा से होके ही जाता है। तब नागार्जुन कहते हैं कि सत्य स्वयं घायल हो गया है, अहिंसा चूक गई है, और ये जो शासन की बंदूक है वो हर जगह जैसे तैसे अपनी नोक पे काम करा रही है। बंदूक की नोक पे सरकारें चल रही हैं। सत्य घायल हो गया, यानी कि गांधी का जिक्र है कि गांधी के बताए गए जो मार्ग हैं वो भी यहाँ पे फेल कर गए हैं। सत्य घायल हो गया है, अहिंसा चूक गई है, और जो सरकारें हैं वो बंदूक के नोक पे शासन संभाल रही हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं कि जली ठूठ पर बैठ गई कोकिला कूक। जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। ठूठ शब्द का यूज है। ठूठ एक गवई शब्द है, और ठूठ हम किसे कहते हैं कि जिस पेड़ में ना कोई तना हो या ना पत्तियां हो उसे हम ठूठ कहते हैं।
और नागार्जुन लिखते हैं कि जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक। उस बिना पत्तियों वाले ठूठ पे बैठ के कोकिला कूक करते हुए उड़ जाती है। उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता सरकारी नीतियों से, उस शासन के बंदूक से। उस कोकिला को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक, और उस कोकिला के कूक करने के बाद भी शासन की बंदूक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। नागार्जुन केवल कोकिल की बात नहीं कर रहे हैं, केवल कोयल की बात नहीं कर रहे हैं। कोयल को प्रतीक बनाते हुए वो उस समय के उस परिवेश के जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की बात कर रहे हैं कि जो सरकारी नीतियां हैं वो हमेशा मनुष्य के विरोध में ही रहती हैं। उनसे पशुओं और जीव जंतुओं का कोई लेना देना नहीं होता है। वो नीतियां केवल मनुष्य का ही भला बुरा कर सकती हैं। उनसे जीव जंतु पशु पक्षियों का बाल भी बांका नहीं हो सकता है। तो इस तरह से 5 दोहों के माध्यम से नागार्जुन इस छोटी सी कविता में तत्कालीन परिवेश के राजनीतिक व्यवस्था पे एक तीक्ष्ण व्यंग कसते हुए नजर आते हैं। नागार्जुन को हम जनकवि कहते हैं, और नागार्जुन हमेशा से जनता के माध्यम, जनता के समस्याओं को माध्यम बना के कविता लिखे हैं। और वही माध्यम इस कविता में देखने को मिलता है, जिसमें नागार्जुन आम जनमानस पे हो रहे राजनीतिक अत्याचार, शोषण और विषमताओं के खिलाफ व्यंग कसते हुए नजर आ रहे हैं। ये कविता अपने आप में 1975 के पहले तो लिखी गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपातकाल का भी दर्शन कराती है कि जिस समय राजनीतिक व्यवस्था इस तरह से चरमरा गई हो कि केवल वो बंदूक के नोक पे ही समाज को चलाना जानती हो, ऐसे हाल में क्या होगा? मारा कौन जाएगा? आम जनमानस। और उसी आम जनमानस की चेतना को लेकर के नागार्जुन ने अपने काव्य संसार को रचा है। जैसा कि हम लगातार नागार्जुन की कविताएं खुरदुरे पैर, मनुष्य हों या फिर अकाल और उसके बाद में हम पढ़ते आए हैं, आज हम शासन की बंदूक में पढ़े, सभी कविताओं में आम जनमानस की चेतना को देखते हैं। और वो चेतना एक विद्रोही स्वर की चेतना होती है। इसीलिए हम विद्रोही चेतना के कवि के रूप में नागार्जुन को भी जानते हैं। बाबा नागार्जुन स्वतंत्रता के बाद गुलाम हुए आम जनमानस के मस्तिष्क की पड़ताल करते हुए अपनी कविताओं को रचते हैं। और उस मस्तिष्क की पड़ताल करते हुए जब वो अपना काव्य संसार बनाते हैं, तो उसमें तत्कालीन परिवेश में हो रहे अत्याचार, शोषण और विषमताओं का समावेश होना लाजमी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कविता समझ आई होगी, और आगे और भी कविताएं जो नीट के सिलेबस में लगी हुई हैं उस पर बातचीत करेंगे। अगर ये कविता अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कविताओं के सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।